Okay, question number 25. It's JF Associates is registered under Sales Tax Act and as manufacturer, following information has been provided by JF for the month of August 2020. सेल्स का इन्फॉर्मेशन पहले दिया गया है टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सनस और ये है 75 लाख रुपए। सो जो सेल्स आप रजिस्टर्ड पर्सन को करते हैं उसमें चूंकि इस सवाल में कुछ एडजस्टमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए अभी हम इसको अपने वर्किंग नोट में लिखेंगे और इस एडजस्टमेंट के बाद इसकी फिगर फाइनल करेंगे। नेक्स्ट इज टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स भी चार्ज होगा और 3% फर्दर टैक्स भी चार्ज होगा। सो 13 लाख रुपए। इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट है सवाल में, इसलिए अभी हम इसको अपने वर्किंग नोट में लिखेंगे। 13 लाख रुपए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। एग्जाम्ड गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। गुड्स अगर एग्जाम्प्ट हों तो फिर उनके ऊपर कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं होता। अनरजिस्टर्ड पर्सन को हो या रजिस्टर्ड को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्प्ट गुड्स हैं तो इसका मतलब कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं होगा 1 मिलियन की। सो जो 1 मिलियन की एग्जाम्प्ट गुड्स हैं उसको हम एज इट इज़ अभी लिख लेंगे। अनरजिस्टर्ड पर्सन को एग्जाम्प्ट गुड्स 1 मिलियन, इसके ऊपर कोई आउटपुट टैक्स चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट्स टू सऊदी अरेबिया। एक्सपोर्ट्स जो है वो हमेशा ज़ीरो रेटेड होते हैं और 5 लाख रुपए के एक्सपोर्ट्स हैं हमारे पास सवाल में। सो एक्सपोर्ट्स टू सऊदी अरेबिया इट इज़ 500,000 और इस पर 0% सेल्स टैक्स चार्ज होगा। इसका मतलब सेल्स टैक्स विल बी ज़ीरो। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज अबाउट परचेजेस। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सनस 74 लाख रुपए के। जब आप रजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीदारी करते हैं टैक्सेबल गुड्स की तो इस पर वो आपको सेल्स टैक्स चार्ज करता है और इसमें चूंकि सवाल में कुछ एडजस्टमेंट है इसलिए अभी हम इसको वर्किंग नोट में मेंशन कर लेंगे। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सनस, ये आपको सेल्स टैक्स चार्ज करने का इख्तियार नहीं रखते अनरजिस्टर्ड पर्सनस, तो 11 लाख रुपए के ऊपर कोई सेल्स टैक्स आपको चार्ज नहीं हुआ होगा और इस कैलकुलेशन में इसका कोई रोल नहीं है जो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीदारी करते हैं। फिक्स एसेट्स मशीन्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर 25 लाख रुपए की। सो 25 लाख रुपए की जो मशीनरी है वो 2 मशीन्स हैं। आगे मज़ीद जो फर्दर इंफॉर्मेशन है सवाल की उसमें बताया गया है। सो 15 लाख रुपए ये वाले मशीन ए के हैं और 10 लाख रुपए मशीन बी के हैं, तो इसलिए हम इसको अलग-अलग मेंशन कर लेते हैं अभी। फिर जो फर्दर इंफॉर्मेशन इसके यूजेज के बारे में होगी कि मशीन ए किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुई है, तो फिर वहाँ वहाँ पे इसको अपॉर्चनमेंट इसकी कर ली जाएगी। Next information is about supplies of taxable goods to registered person include goods worth 5,60,000 sold to a new customer at a discount of 20%. JF normally allows discount of 10%. तो डिस्काउंट का प्रिंसिपल हमें मालूम है कि वो क्या होता है। डिस्काउंट के केस में ये हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जब हम लोकल सप्लाईज की पढ़ रहे थे हमने कहा था डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आप सेल्स टैक्स चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशंस पूरी होनी ज़रूरी हैं कि ये नॉर्मल डिस्काउंट होना चाहिए और डिस्काउंट आपने इनवॉइस के ऊपर भी मेंशन करना है। अब देख लेते हैं कि इसमें सवाल में इसने क्या बताया है। इसने कहा है कि JF नॉर्मली अलाउज 10%, तो नॉर्मल डिस्काउंट तो 10% होता है। अब ये जो आप कस्टमर्स को जो आप चार्ज करते हैं तो 5,60,000 की गुड्स हैं जो कि 20% डिस्काउंटेड वैल्यू है, तो इसका मतलब ये 80 के इक्विवेलेंट वैल्यू है। 20% अगर आप डिस्काउंट निकाल दो तो 5,60,000 80 के बराबर हुआ ना। तो मैंने अब 10% डिस्काउंट जो कि नॉर्मल है लेकिन अलाउ कर दिया 20%, तो इसका मतलब 10% ऐसा डिस्काउंट है जो कि मुझे अलाउड नहीं है मैं मतलब आउटपुट की कैलकुलेशन बनाते हुए। तो इसलिए 5,60,000 जो कि 80 के इक्विवेलेंट है उससे मैं डिवाइड करूँगा और 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी जो 10% बनती है। तो ये डिस्काउंट 70,000 रुपये बनती है जो मैं वापस जमा कर रहा हूँ, क्योंकि 10% डिस्काउंट है जो कि मैंने गलत एबनॉर्मल डिस्काउंट दिया है 70,000 रुपये का। तो ये मैं वापस जमा कर देता हूँ तो ये मेरी 75 लाख की वैल्यू करेक्ट हो जाएगी बाय एडिंग 70,000। An invoice issued to Qasim erroneously for 5,90,000 whereas the correct amount was 9,50,000। इसको तो हम फ़ौरन करेक्ट कर लेंगे। जो डिफरेंस है वो अपनी क्योंकि आपने लेस इनवॉइस किया है 3,60,000 से, तो जो डिफरेंस है वो मैंने ऐड कर लिया सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन में। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड सेल्स ऑफ 28,500 टू एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर को हम फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करते, ये हमें पता है। सो फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होना, इसलिए जो अनरजिस्टर्ड पर्सन की सेल है जो एंड कंज्यूमर को है उसमें से मैं 28,500 निकाल देता हूँ। इसके ऊपर सिर्फ 17% सेल्स टैक्स चार्ज होना होता है और इसको इधर ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये वो वाली सेल्स हैं
जिसके ऊपर सिर्फ 17% सेल्स टैक्स चार्ज होना है। आप एंड कंज्यूमर की सेल्स को यहाँ ऊपर अलहदा से भी मेंशन कर सकते हैं, तो भी इट विल बी इक्वली गुड। एग्जाम्ड सप्लाईज ऑफ 50,000 वर रिटर्न बाय अनरजिस्टर्ड कस्टमर ड्यूरिंग द पीरियड। 50,000 की रिटर्न्स हैं जो कि एग्जाम्ड सप्लाईज की थी और अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की थी आपने। सो ये जो रिटर्न्स हैं इसकी एक नेगेटिव एंट्री बना दें यहाँ पे। इनके ऊपर कोई आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन तो नहीं बनेगी, हाँ अलबत्ता ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज़ टू मशीन्स ए एंड बी कॉस्टिंग 15 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली वर रिक्वायर्ड कमीशन टू ऑपरेशन इन अगस्त 2020। तो ये हमारा ही मंथ है जिसकी हम कैलकुलेशन बना रहे हैं, अगस्त 2020 की। मशीन ए यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल लोकल एज वेल एज एग्जाम सप्लाईज। एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल दोनों के लिए इस्तेमाल हुई मशीन ए, और मशीन बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए। तो इसका मतलब ये कि मशीन ए की वैल्यू को एग्जाम्प्ट और लोकल सप्लाईज में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसकी वैल्यू को 15 लाख को, और ये सिर्फ चूंकि एक्सपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल हुई है तो इसलिए सिर्फ इसका इनपुट टैक्स जीरो रेटेड के नीचे ही आएगा। आगे आप 17% से कैलकुलेशन बनाकर आउट इनपुट टैक्स बना लोगे कि कितना कितना बनता है, और इसी तरह आगे यहाँ पे मशीन का इनपुट टैक्स जो कि एक्सपोर्ट्स के लिए है तो सारे का सारा इनपुट टैक्स हमें एक्सपोर्ट के कॉलम में या जीरो रेटेड में मेंशन कर लेना है। इनपुट टैक्स ऑन इनवॉइस ऑफ 12 लाख was paid on 15 मार्च 2020 but inadvertently it could not be claimed in return of मार्च 2020 and thereafter। सो मार्च में अगर आप क्लेम नहीं कर सके तो 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स तक क्लेम किया जा सकता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सो सितंबर तक मैं क्लेम कर सकता था और ये भी अगस्त का महीना है, तो इसका मतलब 12 लाख रुपए की जो इनवॉइस वैल्यू है उसका इनपुट टैक्स अभी क्लेम किया जा सकता है। तो इसलिए हम इस 12 लाख को हम इस महीने का जो परचेज़ है उसमें जमा कर लेते हैं और उसका इनपुट टैक्स भी क्लेम कर लेंगे। Electricity bill of 859,950 was paid in cash. The bill was inclusive of sales tax of 1,24,950। सो यूटिलिटीज़ के केस में अगेन इन जो इनपुट टैक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कौन सा इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ये हम 50,000 से ऊपर की पेमेंट क्रॉस चेक से करनी होती है, लेकिन इसमें यूटिलिटी बिल्स के लिए एक्सेप्शन मौजूद है। सो इस एक्सेप्शन की वजह से मैं पूरे का पूरा इनपुट टैक्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर है वो क्लेम कर सकता हूँ। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो इनपुट टैक्स है 1,24,950 उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, और फिर इसको अपने रेलेवेंट कॉलम्स में ले जाऊँगा जिससे जो जितना इनपुट टैक्स रिलेट करता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड 4,25,000 का, ये पिछले महीने से आया, और ये ब्रॉड फॉरवर्ड हम यहाँ पे अपने इनपुट टैक्सेस का पार्ट बना लेंगे। ओके जी, अब क्वेश्चन को कंक्लूड हम कर सकते हैं। सो जो सेल्स रजिस्टर्ड पर्सन की हैं वो 79,58,500 हैं, तो 79,58,500 को यहाँ पे लिखते हैं, इसके ऊपर 17% से आउटपुट टैक्स बना लेते हैं। सो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बाद अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल है 12,71,500 की, 12,71,500, इसके ऊपर मैं 17% से सेल्स टैक्स भी चार्ज करूँगा और 3% से फर्दर टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे हम इसके ऊपर। अब यहाँ से हमने आउटपुट टैक्स के फिगर्स फाइनल कर लिए। ये हमारा आउटपुट टैक्स बनता है 15,69,100 और 38,145, ये हमारा फर्दर टैक्स है। ये एज इट इज़ पे होना है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी होती। ये हमारी सेल्स की डिटेल्स बन गई जी। इस प्रोपोर्शन में अब हम अपने ये जितने भी ग्रॉस वैल्यूज़ हैं, ये ग्रॉस वैल्यूज़ का कॉलम हमने इसीलिए बनाया था कि हम यहाँ पे सारी अपनी इनपुट की वैल्यू सप्लाई लिखेंगे और फिर उसको अपॉर्शन करेंगे। सो हमारे पास ये 8600 की परचेजेस हैं फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, और 8600,000 यहाँ पे मैं लिखूँगा और इसका अपॉर्शन कर दूँगा 17% से, इसके ऊपर इनपुट टैक्स बनाकर रेलिवेंट सेल्स के नीचे हम ले जाएंगे। सो हमने इस प्रोपोर्शन में 9,50,000, 5 लाख और 92,30,000 इस प्रोपोर्शन में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये फिगर्स बन गई। फिर 17% से मल्टीप्लाई करके हम आगे ले गए। अच्छा जी, अब हमारे पास आउटपुट टैक्स 15,69,100 है, इसके ऊपर 90% अगर हम बनाएं तो ये 14,12,000 बनता है, और मेरा जो इनपुट टैक्स बन रहा है जो कि 17,96,493, ये ज़्यादा है।
तो इसलिए मैं ये कम वाली फ़िगर माइनस करूँगा। सो 15 लाख में से ये 14 लाख वाली फ़िगर माइनस होगी और 1,56,910 है जो मैंने सेल्स टैक्स पे करना है। आउटपुट में से ये इनपुट माइनस होगा। लेकिन जो फिक्स्ड एसेट्स का इनपुट टैक्स है यानी 2,31,230 ये पूरा माइनस किया जा सकता है। और जब आप ये माइनस करेंगे 1,56,910 में से तो 74,293 का रिफ़ंड बन जाएगा या कैरी फॉरवर्ड जो वट एवर यू कॉल इट। और 38,145 फर्दर टैक्स है जो एज इट इज़ आपको अदा करना है। और 2,44,295 ये रिफ़ंड है जो कि आप ज़ीरो रेटेड का क्लेम कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट JF एसोसिएट्स। इसमें अब अगर आपका कोई सवाल होगा तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।